ऐसी क्वांटिटीज हैं उन पे जो रिलेज ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं वो इंडक्शन टाइप होती है। और आई होप कि आपको इंडक्शन मोटर का आइडिया होगा कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। यस सर। यस सर। They are not used with DC quantities owing to the principle of operation, क्योंकि इंडक्शन होती ही सिर्फ ऐसी क्वांटिटीज में है। डीसी में इंडक्शन जो है वो होती नहीं है, सिर्फ एक वक्त पे थोड़ी सी इंडक्शन होती है जब आपका करंट जस्ट स्टार्ट करते हैं आप, यानी कि ऑन से ऑफ में जाते हैं तो ज़ीरो से वैल्यू हाईएस्ट जो भी डीसी क्वांटिटी है उस पर जाने तक जो टाइम लगता है वो मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड्स का जो भी होता है, उस दौरान थोड़ी सी इंडक्शन होती है क्योंकि वहाँ पे चेंज हो रहा होता है। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। और इंडक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो मौजूद होना चाहिए, लेकिन डीसी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता ही नहीं है, इसलिए आप डीसी क्वांटिटीज पे इंडक्शन रिलेज लगा ही नहीं सकते। An induction relay essentially consists of a pivoted aluminium disc। ये वही डिस्क है जो आपके पुराने एनर्जी मीटर होते थे, बिल्कुल उसी तरह से placed in two alternating in time and space। फ्रीक्वेंसी दोनों करंट की सेम ही होगी, आप सिर्फ जो करंट को चेंज लाएंगे, एक तो उसकी पोजीशन किस पोजीशन पे वो करंट चेंज होगा और कितने टाइम का डिले होगा उसमें। ये आगे चल के मैं आपको थोड़ा नोट भी करवा दूँ। द टॉर्क in two quantities alternating magnetic fields of the same frequency but displaced in time, and the torque is produced in the disk by induced in the disk by the other। आप जानते हैं कि जब भी आप दो डिफरेंट करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? ईएम फील्ड वो फोर्स है जो कि अप्लाई होगी आपके जो भी आपने उसके अंदर रखा है। और इस हमारे पर्टिकुलर केस में हमने रिले रखी, डिस्क रखी हुई के पास फाइव 2 है। Differing in phase by an angle alpha induce EMF in the I2 and I1 respectively। जो फ्लक्स 1 है उससे I1 प्रोड्यूस होगा और जो फ्लक्स 2 है उससे I2 प्रोड्यूस होगा। These currents lag behind their respective fluxes by 90 डिग्री। जो फ्लक्स होता है उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा वो 90 डिग्री एंगल से डिफर करेगा। Referring to the 26 1.6 where the two AC fluxes and induced currents are shown separately for clarity, ये आपके पास आ गया। ये देखें, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये फ्लक्स है बेटा आपका, ये फ्लक्स 1 है और ये फ्लक्स 2 है। अब देख रहे हैं कि फ्लक्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ऐसे
ऊपर से नीचे की तरफ है, लेकिन जो करंट है वो उसके हॉरिजेंटल डिस्क, जिस तरह के डिस्क का रिंग बना हुआ है उसी डायरेक्शन में आपके जो करंट की डायरेक्शन है वो मूव कर रही है। अब उसने दो चीज़ें शो की हैं। पहले रिंग को देखें जो लेफ्ट साइड पे है, जहाँ पे आपका ये 5 1 है, ये करंट 1 की डायरेक्शन है, ये वाली, ये जो रिंग बना हुआ है पहले वाला। लेकिन करंट 2 जो है उसके भी 90 एंगल पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि उधर से जो करंट आ रहा है वो यहाँ से यूं करके शो कर रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ये आपके आउट ऑफ द रिंग जा रही है फोर्स, लेकिन ये करंट जो है ये उसे बिल्कुल रिंग के साथ साथ मूव करवा रही है। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी 5 1 इज इक्वल टू 5 1 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, 5 2 इज इक्वल टू 5 2 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। हमने शुरू में ये बता दिया था कि जो आपके फ्लक्सेस हैं वो एक दूसरे से अल्फा डिग्री के साथ डिफरेंस या डिफरेंशिएट होंगे। उनका जो फ़र्क है आपस में वो अल्फा डिग्री का है, क्योंकि अगर अल्फा डिग्री का फ़र्क आप नहीं रखते, दोनों करंट एक ही वक्त में एक ही जगह पे अप्लाई हो रहे हैं, तो हमने उसे पोजीशन भी चेंज कर दी और टाइम में थोड़ा सा डिले भी दे दिया। एक करंट जो है वो एक पॉइंट पे एक वक्त में अप्लाई हुआ, फिर थोड़ी देर बाद टाइम के मुताबिक वो लैग कर गया, थोड़ी देर बाद दूसरा जो करंट है वो दूसरी पोजीशन पे लगवाया हमने, ताकि पहले करंट का जो पुश है उसको सपोर्ट करे दूसरे करंट का पुश, ताकि वो घूम सके। लेट्स से कि आपके पास डिस्क है ये वाली, आपने स्लो बड़ा है, आपने लेट्स से कि यहाँ पे जो है करंट 1 का पुश लगवाया और वो इस डायरेक्शन में है। दूसरा आपने लेट्स से कि यहाँ पे I2 है, उसकी डायरेक्शन ये है। अगर तो इस पोजीशन में आप करंट की फोर्स लगवाते हैं तो आपकी डिस्क मूव करेगी, क्योंकि I1 ऊपर की तरफ मूव करवाएगा उसे और I2 नीचे से आगे, और डिस्क आपकी घूमना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे ये करें कि आपका I2 भी इसी डायरेक्शन में मूव करे, तो आप क्या कर रहे हैं, हो रहा है कि I1 का जो पुश है उसे अपोज कर रहा है I2 का, यानी कि डिस्क आपकी मूव नहीं करेगी। और अगर आप सारी की सारी फोर्स इसी एक पॉइंट पे लगा दें, यहाँ पे ही I1 हो और यहाँ पे ही I2 हो, यानी कि ना उन्हें उसे आपने पोजीशन में चेंज किया है और ना ही आपने उसके टाइम डिले दिया है, तो इस सूरत में जो डिस्क का मूव करना है वो बहुत कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटी उसकी मूव करने की कम हो जाएगी। हो सकता है आगे से डिस्क को क्योंकि अपोजिट फोर्स नहीं मिल रही तो वो वहीं पे ही खड़ा रहे, आपने एक ही पॉइंट पे दोनों करंट लगा दिए। तो इसलिए जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप इस तरह से मूव कराएं और डिस्क आपकी मूव करेगी। और यही बेसिक फंक्शन है कि दो करंट जो टाइम और पोजीशन में एक दूसरे से डिफरेंस होंगे तो आपके पास डिस्क जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। और यही प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है वो उसने अप्लाई किया हुआ है। और ये आगे इक्वेशन जो उसने बनाई हुई है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिहाज से, कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स D51। ये फ्राइडे लॉ है, आई होप कि आपको इसके बारे में मालूम होगा पहले से। जो करंट इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से। और D51/dt जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 1 है, और D51 की जगह उसने लिख दिया है 5 1 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। यहाँ तक यस क्लियर है सर। सबको? यस सर। यस सर। ओके। नो सर।
नो नो नो, ये जो वेक्टर डायग्राम सेकंड डायग्राम है ना बेटा, जी उसने सर। ये आपको बताया है कि फोर्सेस फन होगी, ऐसे ही है ना, यही शो जी किया है ना सर। उसने। जी सर। तो ये उसका सेंटर ऑफ पॉइंट है डिस्क का। तो I2 इस तरफ को ऐसे तो नहीं है ना कि साइडवेज वो डिस्क डिस्क तो अपने सेंटर पे घूमेगी। जी सर। और अगर आप इस चीज को देखें, I1 जो है उस डायरेक्शन में मूव करवाएगी, I2 इस डायरेक्शन में, लेकिन जब सेंटर पे ये चीजें अप्लाई होंगी तो वो डिस्क मूव करेगी, ऐसे घूमेगी। अब इसमें मैं ठीक हो सामने नहीं हूँ, वरना मैं आपको हैंड जेस्चर से आपको बता सकता ज्यादा क्लियरली। ठीक हो गया सर। जैसे सर वो हैंड वाला बनता है, एक तरफ फोर्स लगती है, दूसरी तरफ करंट गुजरती है, और तीसरी तरफ हाँ, वो मैग्नेटिक लाइन बनती है। फ्लेमिंग हैंड रूल जो बनाया जाता है, जी सर। एक लेफ्ट हैंड रूल है, एक राइट हैंड रूल है। ठीक हो जी गया सर। बेटा। जी सर। एग्जैक्ट अच्छा सर जी, एक और बात है, जो ये ऊपर करंट 1 और करंट 2 है, ये एक ही कॉइल के हैं या दोनों कॉइल अलग-अलग हैं? नहीं, ये बेटा करंट तो आप सप्लाई से ही ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका एनर्जी मीटर है, उससे जी सर। आपने खंबे से तार लेके उस एनर्जी मीटर में दे दिए। अब आप करते ठीक। क्या हैं, आप एक इंडक्टर या इंडक्टिव कॉइल्स लगा के उस करंट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जी सर, ऐसे ही है। जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनका जो पोजीशन है और उनकी जो आप कह लें कि फेज एंगल है वो डिफरेंट हो जाएगा। जी सर। ठीक हो गया, समझ आ गई बेटा। जी तो सर, ये यहाँ उस तक। एंगल से जैसे डिफरेंस सर है। मोटर में फेज एंगल डिफरेंट किया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप थ्री फेज मोटर्स में फेज एंगल डिफरेंस लाते हैं, जी सर। तभी वो घूमती है। जी सर। तो इसीलिए उसने शुरू में लिख दिया कि इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वही इस पे अप्लाई होगा। बाकी ठीक हो गया इक्वेशंस हैं, ये आपने मतलब इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेना। सर। अब ये एक, जी सर मैंने देखी थी क्वेश्चन है ना, इसमें ना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, उसने जस्ट डेरिवेशन लेके उनका ना फोर्स वगैरह निकाल के उनको जमा किया हुआ है। हाँ, वो बस वो आपको पता है ना, लेकिन अब जिसे पता है वो तो मेरा कंसर्न ही नहीं है ना, वो तो पता है उसे। जिसे नहीं पता वो बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। Yes, ताबेदार तो सर। ठीक हो गया। अब बेटा ये जो पहली इक्वेशन है उसे आगे उसने उसको डिफरेंशियल ले लिया है। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कोसाइन ओमेगा टी हो जाता है। इसी तरह I2 की इक्वेशन उसने बना ली, और उसकी जो इक्वेशन है वो ये आ गई आपके पास। अब क्या उसने नीचे लिखा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स और इंड्यूस्ड करंट के। ठीक हो गया। और जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही होगी आपके इस पे डिस्क पे, वो दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा। अगर तो आप डायरेक्शन I2 की लेंगे तो F2 पहले आ जाएगा, अगर I1 की लेंगे तो F1 पहले आ जाएगा। ठीक हो गया। उसी इक्वेशन को उसने, नेट फोर्स क्या होगा अगर दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो सर। जीरो हो जाएगी, डिस्क आपकी मूव नहीं करेगी। नहीं तो करेगी। ये जो आप जीरो हो जाएगी, जो आप ये फेज एंगल और टाइम का लैग देते हैं, इससे एक फोर्स हाई हो जाएगी, चाहे वो F1 हो या F2, और एक फोर्स आपकी लो हो जाएगी ड्यू टू लो दी हो जाएगी। फेज एंगल डिफरेंस एंड टाइम लैग।
जी बाकी सर। इक्वेशन आपने बेटा फिर कर लेनी है। अब सर जी यहाँ पे इस इक्वेशन में उसने फोर्स वन के ना साथ ना फ्लक्स वन और I2 क्यों लगाया इसके साथ I1 क्यों नहीं आया? ओके, जो नेट फोर्स होगी आपके पास बेटा वो क्या होगा, आपके पास फ्लक्स वन है, उसका जी जो सर। इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लक्स I1 है। जी जो सर ऐसे ही। जो फोर्स F1 है उसमें जो रोल प्ले कर रहा है, ये उसने इक्वेशन बनाई है, ये I2 है, ठीक है। जी सर। इसमें जो, क्योंकि ये जो करंट है ये ओवरलैप हो रहे हैं किसी एंगल तक, बेशक इसमें आपने टाइम लैग और वो अप्लाई किया हुआ है फेज एंगल डिफरेंस, लेकिन क्योंकि जो फ्लक्स वन है और फ्लक्स टू है वो एक ही डिस्क पे अप्लाई हो रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगी वो जो करंट I1 है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर I1 आपका जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी। मैंने ठीक। आपको इसीलिए बताया कि दो करंट का मकसद ही ये है कि आप जो फोर्स है उसके एक तो डायरेक्शन यूनिलैटरल कर लें, और दूसरी जो फोर्स है उसका जो वो कह लें कि इफेक्ट है वो दूसरे करंट पे डिपेंडेंट हो जाए। अदरवाइज अगर आप उसी करंट को सिंपल इस डिस्क पे अप्लाई करेंगे ये डिस्क कहीं भी मूव नहीं करेगी। ठीक हो गया सर। The following points may be noted from example या experiment 1. The greater the phase angle between the fluxes, the greater is the net force applied to the disk. ये वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि जो नेट फोर्स है वो किस वजह से अपीयर होती है, जो आप फेज एंगल डिफरेंस उसे देते हैं। जितना फेज एंगल डिफरेंस कम होगा उतनी नेट फोर्स कम होगी, जितना फेज एंगल डिफरेंस आप ज़्यादा देंगे उतना नेट फोर्स आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। Obviously, the maximum force will be produced when the two fluxes are 90 degree out of phase. क्योंकि साइन हो या ओमेगा हो, सॉरी साइन हो या कोसाइन हो, इन दोनों केसेस में जो आपकी वैल्यूज हैं वो -1 से 0 और 0 से फिर 1 तक चेंज हो सकती हैं। और 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पे एक ज़ीरो है, साइन ज़ीरो है उस पर, और सॉरी साइन 1 है उस पर, और कोसाइन 0 है, ऐसे ही है। जी सर। जब 90 का डिग्री का एंगल आता है तो साइन 90 1 होता है और कोसाइन 90 क्या होता है? जीरो सर। जी जीरो। सर जीरो तो ही ये होता है। तो ये वो एंगल है जो आपको मैक्सिमम डिफरेंस दे सकता है। इसके अलावा कोई भी एंगल आपको 1 का डिफरेंस नहीं देगा, वो हमेशा 1 से कम का डिफरेंस होगा। जी सर। तो यही उसने ऑब्वियसली लिख के आगे कह दिया कि मैक्सिमम फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द टू फ्लक्सेस आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। पॉइंट बी है बेटा, द नेट फोर्स इज द सेम एट एवरी इंस्टेंट। दिस फैक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द assumptions मेड इन अराइविंग एट एक्सपेरिमेंट 1। यहाँ पे उसने अज्यूम किया हुआ है चीज़ें, ये assuming that the paths in which the rotor currents flow have negligible self-inductance, the rotor currents will be in phase with their voltage। ये जो assumption है इसके बगैर भी ये ट्रू होगा कि आपके हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होती है वो सेम लगेगी। नंबर 3, the direction of net force and hence the direction of motion of the disk depends upon which flux is leading। कौन सा फ्लक्स है जो आपका लीड कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन क्या होगी। एक मिनट बेटा मैं एक कॉल सुन लूं। अस्सलाम वालेकुम। कहा रहा मेरा दिल्ली कोई नहीं, क्लास ला रहे हैं क्यों? 2 बजे तक क्लास है हुण, फिर उस तो बाद की करना आगे।
हला हुण मैं वेख अच्छा the direction of net force and hence the direction of motion of the disk depends upon हसन बेटा अपना माइक बंद कर दो ओके कहाँ था मैं The direction of net force and hence the direction of motion of the disk depends upon which flux is leading. अब ये जो फ्लक्स लीड करना है या लैग करना है ये आप पे डिपेंड करता है जब आपने उसमें कॉइल्स और जब आपने वो दो करंट डिवाइड करने हैं करंट को तब आपने डिसाइड करना है कि किसको मैंने लैग करवाना है किसको मैंने लीड करवाना है इज दैट क्लियर बेटा Yes, sir. Okay. The following three types of structures are commonly used for obtaining the phase difference in the fluxes and hence the operating torque in induction relay. अब वो जो अभी बच्चे ने सवाल किया था कि ये सर दो अलग करंट होंगे या एक ही करंट होगा बेटा करंट एक होता है उसे फिर हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन स्कीम्स लगाते हैं कि एक पार्ट जो है वो उसका लीड कर जाता है और एक पार्ट उसका लैग कर देता है और उसी के जो तरीक़ेकार हैं वो ये तीन हैं एक शेडेड पोल स्ट्रक्चर है एक वाट आवर जो एनर्जी मीटर में आपके पास यूज है और डबल वाइंडिंग स्ट्रक्चर इंडक्शन कप स्ट्रक्चर इन्हें हम बारी बारी देखेंगे नंबर 1 है बेटा शेडेड द जनरल अरेंजमेंट ऑफ शेडेड पोल स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर ये नीचे आएगी It consists of a pivoted aluminum disc free to rotate in the air gap of an electromagnet. पिवटेड का मतलब ये होता है कि आपने उस पर एक किसी चीज़ पे माउंट किया हुआ है लगाई हुई है जिस तरह से डिस्क आप अक्सर देखते हैं लगती है किसी एक सेंटर पॉइंट पे उसे लगा देते हैं हम वन हाफ ऑफ ईच पोल ऑफ द मैग्नेट इज सराउंडेड बाई ए कॉपर बैंड नोन एज शेडिंग रिंग आपने एक जो मैग्नेट हो इसे एक आपने एयर गैप होता है और उसके अक्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है अभी हम देखेंगे और वन हाफ ऑफ ईच पोल जो मैग्नेट के दो पोल होते हैं उन्हें आपने दोनों को दो कॉपर बैंड या जिस तरह से आपके पास ये रबड़ बैंड होते हैं इस तरह के बैंड बना के उससे आपने कवर किया हुआ था और इसी मुनासबत से क्योंकि आधे को आपने किया हुआ होता है तो इसी मुनासबत से इसे हम शेडेड रिंग भी कहते हैं द अल्टरनेटिंग फ्लक्स in the shaded portion of the poles will owing to the reaction of the current induced in the ring lag behind the flux phi u in the unshaded portion by an angle alpha अब जो पोर्शन अब उसने लिख दिया कि वन हाफ ऑफ ईच पोल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा उसके पोल का आधा हिस्सा तो आपने शेड किया हुआ है और आधा ऐसे ही है जब करंट उसमें इंड्यूस होगा तो क्या होगा जो शेडेड फ्लक्स है वो अनशेडेड पोर्शन से एंगल अल्फा से लैग कर जाएगा These two AC fluxes differing in phase will produce the necessary torque to rotate the disk. और ये जो फेज एंगल के डिफरेंस के दो फ्लक्सेस होंगे ये आपके पास क्या करेंगे टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे जो इसे ड्राइव करेगा और ये जैसे कि पहले आप ऊपर की इक्वेशन में प्रूव कर चुके हैं टॉर्क इज इक्वल टू फाई एस का मतलब है शेडेड पोल का जो फ्लक्स है और फाई यू का मतलब है अनशेडेड पोल का जो फ्लक्स है और साइन अल्फा जो है वो फेज एंगल डिफरेंस है assuming the fluxes phi 1 and phi u to be proportional to the current in the relay coil करंट एक ही आता है जो कि रिले कॉइल में आपके पास आ गया उसे उसने कैपिटल आई से शो कर दिया है तो कैपिटल आई एक फ्लक्स के लिए फिर कैपिटल आई दूसरे फ्लक्स के लिए तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा
अब यहाँ पे आप देखें, ये उसने एक डायग्राम शो कर दिया आपको, यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ जाएगा। ये बेटा आपके पास स्कीम है जो शेडेड पोल की है। आपके पास ये एक डिस्क है जो इसके अंदर आपने किया, और ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जिस तरह आपके ट्रांसफार्मर की कोर होती है ना, बिल्कुल उसी शेप में ये आपके पास। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे उसने दो हिस्से बनाए हुए हैं, एक ये और एक ये, यानी कि दो उसने क्या कह लें कि उसके वो बनाए हुए हैं, बीच में से काट दिया है जो उसका फेस आया है, और उसके दो वो क्या कहना चाहिए पॉइंट्स बना दिए हैं। एक साइड पे ये देख रहे हैं आप, जहाँ पे ये शेडिंग रिंग लिखा हुआ उसने, इसके ऊपर उसने बैंड चढ़ाया हुआ कॉपर का। अब बेटा इसमें जब करंट फ्लो करेगा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसे मैंने ये सर्कल में ट्रांसफार्मर की कोर की तरह शो किया, जब इसमें से आपका करंट पास होगा तो जब पोल्स पे आएगा, तो एक पोल जो है वो अनशेडेड है, उस पर कोई किसी किस्म की उसने कॉपर या कोई और चीज़ नहीं लगाई, और एक साइड पे एक पॉइंट जो है उसको उसने शेड किया हुआ कॉपर से। तो जो आपके पास अनशेडेड वाला पोल है, उसमें जो करंट गुजरेगा वो अल्फा डिग्री से अनशेडेड पोल को लीड कर जाएगा। अब आपके पास डिस्क के दो पॉइंट हैं, ठीक हो गया। ये जो शेडेड है ये आपकी डिस्क उसने शो की हुई है। तो एक ये पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स क्योंकि ये लीड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स लीडिंग, यानी कि ये वो है जो फोर यानी कि डिस्क की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। और ये क्योंकि उसने पहले लिख दिया है कि वो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो ये डिसाइड करेगा कौन सा फ्लक्स लीड करेगा। तो यहाँ पे अनशेडेड पोल वाला फ्लक्स आपको लीड करेगा, और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी शेडेड वाले फ्लक्स की वजह से, तो ये डिस्क को पुश करके मूव करवा देगा। और इसमें जो डिस्क है वो पूरा एक राउंड लेगी, बस थोड़ी सी डिफ्लेक्शन देनी है। उसके बाद वो क्या होता है वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। उसके बाद वो सिंपली क्या होता है, घूम के आगे उसके पास वो ट्रिपिंग मैकेनिज्म के टर्मिनल होंगे, उसके साथ जाके वो घूम के कनेक्ट हो जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, जिस तरह एनर्जी मीटर में डिस्क आपकी 360 डिग्री में घूम रही होती है, यहाँ पे रिले में 360 डिग्री में घूमेगी नहीं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है बेटा। जी सर। यस सर। यस ओके बेटा। अगला जो है आपका, बेटा अगर समझ आ रही है तो यस सर कहना है, अगर नहीं आ रही तो मेरा यही काम है आपको पढ़ाना, तो आप मुझे ज़रूर कहें, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि कल को आपको ना समझ आए तो फिर वो आपका भी नुकसान है और मेरा भी, क्या फ़ायदा उसमें। मेरा तो टाइम जो लगना है वो लगना ही है, लेकिन अगर वो टाइम आपके काम आ जाए, आपको फ़ायदा हो जाए, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। आगे चलें। जी सर। ओके, ये वाट आवर मीटर का स्ट्रक्चर इसी ग्राफ में दूसरी जो आपके पास फिगर है वो है। अब आप देखें, बल्कि अभी मीटिंग एंड करता हूं मैं, दोबारा से आप ज्वाइन का वही है। दो वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग आपको दो डिफरेंट फ्लक्स विद फेज एंगल देंगे, और आपको मूव करके वो ट्रिप सर्किट को कंप्लीट कर देगा। आगे चलो। जी सर। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स टाइप हैं। रिले टाइमिंग, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिले इज इट्स टाइम ऑफ ऑपरेशन।
अब ये जो फॉल्ट है इसमें उसका क्या नुकसान होगा, अगर वो टाइम कम है उसका क्या नुकसान होगा। आपने ये सारी चीज़ें पहले वैसे पढ़ी हुई हैं डेफिनेट टाइम लेग के हवाले से, टाइम करंट इनवर्स रिलेशन के हवाले से, तो अब उसने थोड़ा सा इसे पिन पॉइंट कर दिया है। बाई द टाइम ऑफ ऑपरेशन इज मेंट length of the time from the instant when the actuating element is energized to the instant when the relay contacts are closed. एक्चुएटिंग एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो कि आपका जो किसी सिग्नल की बेस पे एक्ट करता है उसे हम एक्चुएटिंग एलिमेंट कहते हैं। Sometimes it is desirable and necessary to control the operating time of a relay. For this purpose, mechanical accessories are used with relays. ठीक हो गया। इंस्टेंटेनियस रिले, जिस तरह के इसका नाम है कि जैसे ही फॉल्ट आए रिले अपना काम उसी वक्त विद इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो कंप्लीट कर दे। An instantaneous relay is one in which no intentional time delay is provided. कोई आप खुद से उसमें टाइम डिले का कोई मैकेनिज्म नहीं लगाते, जो टाइम उसके ऑपरेट होने में नॉर्मली लगना है वही लगना है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिले। इन दिस केस द रिले contacts are closed immediately after current in the relay coil exceeds the minimum calibrated value. ये मिनिमम कैलिब्रेटेड वैल्यू का मतलब ये है कि जो नॉर्मल करंट आपने अलाउ किया हुआ है, जैसे ही उससे करंट बढ़ता जाएगा आपकी रिले ऑपरेट हो जाएगी। और वो मिनिमम करंट क्या होता है, वो नॉर्मल करंट होता है आपके सर्किट का। जैसे ही नॉर्मल करंट से कोई करंट एक्सीड करता है, जो फॉल्ट की सूरत में होता है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो चाहे ओवरलोड हो, तो उसकी सूरत में वो फ़ौरन के फ़ौरन ही ऑपरेट हो जाती है। फिगर ये जो बिल्कुल सामने आपके शोज एन इंस्टेंटेनियस सोलेनॉइड टाइप ऑफ रिले, although there will be a short time interval between the instant of pick up and the closing of relay contacts, no intentional time delay has been added. वो कहते हैं हालांकि तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम का डिले आता है। पिकअप वो करंट होता है जिसपे जो आपके नॉर्मल करंट से फ़ौरन ज़्यादा होता है और आपका सर्किट उसे पिक कर लेता है कि अब मैंने अपना जो काम है, ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है, उसको पिकअप कर रहा है। The instantaneous relays have operating time less than 0.1 सेकेंड, यानी कि सेकंड का तकरीबन 10वां हिस्सा जो है वो उसके अंदर अंदर इंस्टेंटेनियस रिले ऑपरेट हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा हो तो वो फिर इंस्टेंटेनियस रिले नहीं रहती। एंड सोर्स इज स्मॉल कंपेयर टू द प्रोटेक्टेड सेक्शन इम्पीडेंस। The operating time of instantaneous relay is sometimes expressed in cycle based on the power system frequency. One cycle would be 1/50 seconds in a 50 cycle. हम इसे मतलब जो फ्रीक्वेंसी के साइकिल होते हैं उसकी फॉर्म में भी समटाइम्स हम इसे शो कर देते हैं। आगे है बेटा इनवर्स टाइम रिले। ये बात आप पहले भी 2-3 दफ़ा इसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम कर लेते हैं। An inverse time relay is one in which the operating time is approximately inversely proportional to the magnitude of the actuating quantity. Actuating quantity यहाँ पे क्या है, करंट, फॉल्ट करंट। जितना ज़्यादा फॉल्ट करंट होगा उतना रिले का टाइम ऑफ ऑपरेशन कम होगा। यानी कि ये एक किस्म के प्लस पॉइंट है, विन विन सिचुएशन है कि जितना ज़्यादा हाई करंट आएगा, यानी कि जितना ज़्यादा हाई फॉल्ट होगा उतनी जल्दी आपकी रिले ऑपरेट होगी ताकि नुकसान कम से कम हो। इसमें उसने फिगर 21.11 ये जो नीचे है वो शो की हुई है कि एक कर्व बनाई हुई है, एक एक्स एक्सिस पे करंट है और वाई एक्सिस पे ऑपरेटिंग टाइम है। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कर्व नीचे की तरफ आ रही है, ऑपरेटिंग टाइम कम होता जा रहा है। ए जो है वो पिकअप करंट है। पिकअप करंट वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है जो नॉर्मल करंट से ज़्यादा होगी। जैसे ही नॉर्मल करंट से ज़्यादा होगा तो आपकी जो रिले है वो ऑपरेट होगी। अगर तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लेगी, अगर उससे थोड़ा और ज़्यादा हो गया तो टाइम अब कम होना शुरू हो गया। जैसे जैसे
फॉल्ट करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टाइम भी कम हो रहा है। At values of current less than pickup, the relay never operates. At higher values, the time of operation of relay decreases steadily with the increase of current. The inverse time delay can be achieved by associating mechanical accessories with the relay. वो क्या होती हैं ये अभी आप देख लेंगे। पहला है, in an induction relay, the inverse time delay can be achieved by positioning a permanent magnet known as drag magnet in such a way that relay disk cuts the flux between the poles of the magnet. When the disk moves, current set up in it produces a drag on the disk which slows its motion. अब ये जो ऊपर आपने इंस्टेंटेनियस रिले उसने शो की थी, बिल्कुल उसी को उसने मॉडिफाई कर दिया, एक डैशपॉट लगा दिया उसने 12 उसका काम क्या है इंडक्शन टाइम में, इनवर्स टाइम रिले में, कि एक परमानेंट मैग्नेट जो है वो इस तरह से लगाया जाता है कि जो डिस्क का फ्लक्स है, नेट फ्लक्स बनेगा, उसे वो कट कर देता है। जहाँ जो मैग्नेट है बेटा उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा वो जो डिस्क पे अप्लाई हो रहा है फ्लक्स जो आपने 5.1 और 5.2 के थ्रू अप्लाई किया हुआ है उसको कम कर देगा, कट कर देगा। जब कट करेगा तो आपकी डिस्क की जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी। जाहिर बात है जब फ्लक्स कम होगा नेट फोर्स भी कम हो जाएगी, नेट फोर्स कम होगी तो डिस्क आपकी स्लो मूव करेगी। तो ये आप एक उसमें अलग से एक मैग्नेट लगा देते हैं जो कि उसकी डिस्क के फ्लक्स को कट कर देता है और उसकी मोशन जो है वो स्लो हो जाती है। यहाँ पे वो फिगर उसने नहीं बनाई हुई, लेकिन ये उसने मेंशन कर दिया है कि हम एक अलग से मैग्नेट लगाया जाता है उसकी अरेंजमेंट में, जिसको हम ड्रैग मैग्नेट कहते हैं। ड्रैग मतलब पीछे खींचता है उसे। तो वो क्या करता है, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डिस्क पे अप्लाई हो रहा होगा, जिसने डिस्क को घुमाना है, वो उसे कट कर देता है। कट कितना करता है ये डिपेंड करता है आपने डिले कितना करना है, 25% करता है, 50% करता है या इससे ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कि आपने उसे कितना स्लो करना है, कितना टाइम डिले देना है। तो वो उसको कट कर देगा। जब जाहिर बात है फ्लक्स कट हो जाएगा, एक चीज़ 100% पे चल रही थी वो जब 50% पे चलेगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्लो का मतलब क्या है कि वो देर से कनेक्शन को ब्रेक करेगी, और हम अगर चाहते हैं वहाँ पे देर से ब्रेक हो तो वहाँ पे आप ये अरेंजमेंट लगा सकते हैं। इस बात की समझ आ गई बेटा? इसकी कोई फिगर उसने नहीं दी हुई। Yes, sir. ओके जी। बी ऑप्शन है, इन अदर टाइप्स ऑफ रिलेज इनवर्स टाइम डिले कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑयल डैशपॉट और अ टाइम लिमिट फ्यूज। Figure 21.12 shows an inverse time solenoid relay using oil dashpot. The piston in the oil dashpot attached to the moving plunger shows its upward motion. At a current value just equal to the pickup, the plunger moves slowly and time delay is at a maximum. At higher values of relay current, the delay time is shortened due to greater pull on the plunger. अब इसे ना आप ऐसे देखें, ये जो नीचे प्लंजर है, प्लंजर डैशपॉट में ऑयल है, ऑयल की एक अपनी फ्रिक्शन है। जब करंट कम होगा तो आपका जो पिकअप के करंट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आपकी रिले ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उस पर करंट कम है, फ्लक्स भी कम होगा, तो आपका जो ये प्लंजर ऑयल में है, ये इसे यूं ही समझे जिस तरह नट बोल्ट सिस्टम होता है आपका। तो वो नट जो है वो बिल्कुल स्लोली से खुल रहा होगा, फ्रिक्शन है ऑयल की, वो उसे स्लो, फ्लक्स ज़्यादा होगा वो उसे ज़ोर से ज़्यादा तेज़ी से घुमाएगा, और जो
जिसकी मूवमेंट है वो ऑयल की फ्रिक्शन के है। जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ती जाएगी फॉल्ट करंट की, उतनी तेजी से ये मूव करके उस सर्किट को कंप्लीट करता जाएगा। फिर होता है डेफिनेट टाइम लैग रिलेज। In this type of relay, there is a definite time lapse between the instant of pickup and the closing of relay contacts. This particular time setting is independent of the amount of current through the relay coil. Being the same for all values of current in excess of the pickup value, it may be worthwhile to mention here that practically all inverse time relays are also provided with definite minimum time feature in order to that relay may never become instantaneous in its action for very long tether overloads. ये क्या है? एक तो है कि जैसे जैसे करंट आपका बढ़ता जाए उस लिहाज से टाइम कम ज़्यादा होता रहे, लेकिन कुछ आपके पास रिले जो हैं, जो उसने यहाँ पे शो भी कर दिया है कि आप जितने भी टाइम इनवर्स टाइम डिलेज हैं उनमें एक ख़ास किस्म का डिले खुद से लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं उसको कहते हैं, वो टाइम उसने मतलब ये है कि इतना टाइम तो रिले लेगी ही लेगी। उसके बाद का टाइम जो है वो करंट पे डिपेंड करेगा। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपके पास ये डेफिनेट टाइम लैग आपने इसमें नहीं लगाया हुआ और फॉल्ट एकदम से बड़ा हैवी किस्म का आ गया, तो आपकी जो रिले है वो इनवर्स टाइम इनवर्स की बजाय इंस्टेंटेनियस बन जाएगी, यानी कि उसने फौरन ऑपरेट हो जाना है। फॉल्ट बहुत हैवी किस्म का आ गया, बहुत हैवी किस्म का करंट आ गया, तो उस चीज़ से उसे बचाने के लिए कि वो इंस्टेंटेनियस रिले ना बने, हम उसमें खुद से कोई सर्किट चेंज करके कोई और चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस करके डेफिनेट टाइम लैग ज़रूर लगाते हैं कि बेशक फॉल्ट जितना भी हैवी आ जाए इतना टाइम तक तो ये रिले ऑपरेट ना हो। फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट ऐसा आ गया जो कि खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा, कोई दो तारें शॉर्ट सर्किट हो, जो हवा चली दो तारें शॉर्ट हो गई, लेकिन वो फ़ौरन ही वापस भी जाए, या कोई बिजली गिर गई या फ़ौरन ही, लेकिन वो बिल्कुल सेकंड के 10वें 12वें हिस्से के लिए गिरी है और उससे ज़्यादा वो नहीं होगा, तो बजाय इसके कि आप सर्किट फ़ौरन बंद करें, आप थोड़ा सा वेट कर लें क्या ये फॉल्ट खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक डेफिनेट टाइम लैग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब डेफिनेट टाइम लैग जो है वो उसके कई तरीके हैं। आप कोई इसमें डिले के लिए कोई कॉइल लगा दें या फिर कोई और रेजिस्टिव मैकेनिज्म लगा दें कि इतनी देर तक वो रुका रहे, अगर इतनी देर तक भी फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ फिर वो ऑपरेट हो जाए। बात समझ आई? तो आपके पास एक्चुअली दो टाइप की रिलेज हैं, एक इंस्टेंटेनियस है और एक टाइम इनवर्स है। ठीक है, थर्ड जो टाइप है डेफिनेट टाइम लैग, ये आप इनवर्स टाइप की रिले में ज़रूर लगाते हैं ताकि वो इंस्टेंटेनियस रिले ना बन जाए। आगे बेटा ये कुछ टर्म्स हैं डिफरेंट किस्म की। पिकअप करंट जो मैंने आपको बताया था वो मिनिमम करंट होता है जहाँ पे आप नॉर्मल रिले is less than the pickup value, the relay does not operate, and the breaker controlled by it remains in the closed position. However, when the relay coil current operates to energize the trip coil which opens the circuit breaker. करंट सेटिंग है ये आपके सामने 21.14 रिले में है। इसमें आपने एक रिले लगाई हुई है, पहले आप चाहते थे कि 50 एम्पियर्स तक नॉर्मल ऑपरेट करे, उससे ऊपर जितना भी करंट जाए तो उसे आप उस पर मतलब एक्ट करना शुरू कर दें। तो वो आपने सेटिंग रखी हुई होती है रिलेज में। आई होप कि इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
सेटिंग का बताने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर, हो जाएगा। ये उसी तरह ही है जिस तरह आप फैन का डिमर है, अगर उसकी स्पीड आपने यहाँ रखनी है वहां रखनी है। जी सर, Yes, ऐसे ही। yes, sir. Okay. ओके, ये नीचे एक उसने फार्मूला दिया है, पिकअप करंट इज रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी इनटू करंट सेटिंग। सिटी की जो सिटी की सेकेंडरी पे एक्चुअली, क्योंकि आप ट्रांसमिशन लाइन पे आप सिटी लगाते हैं, वो सिटी आपको बताता है कि ये फॉल्ट करंट है कि नहीं। उसकी वैल्यूज कितनी होती है, 5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर या इतनी होती है। उसके साथ फिर करंट सेटिंग आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका पिकअप करंट बन जाता है। ये आप खुद पढ़ लेंगे, इस पे मैं नहीं बोल रहा और कुछ। ओके जी, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, it is the ratio of fault current in relay coil to the pickup current। ये वो पैरामीटर है जो एक्चुअली आपका इनवर्स रिलेज में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फॉल्ट करंट कितना आया, पिकअप करंट कितना था, तो उसके मुताबिक प्लग की सेटिंग आप करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट, ये नीचे आ जाए अगले पेज पे, 506 पेज पे। फॉर एग्जांपल सपोज दैट ए रिले इज कनेक्टेड टू 400 to 5 करंट ट्रांसफार्मर। 400 एम्पियर उसकी प्राइमरी पे है और 5 एम्पियर उसकी सेकेंडरी, एंड सेट एट 150% विद ए प्राइमरी फॉल्ट करंट ऑफ 2400 एम्पियर। द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कैन बी कैलकुलेटेड एज, पिकअप करंट आपने ले लिया, रेटेड सेकेंडरी वाटर करंट सेटिंग वो आपने 150% का मतलब 1.5 मल्टीप्लाइड बाई सिटी की सेकेंडरी रेटिंग 5, 7.5 एम्पियर आ गया। फॉल्ट करंट इन रिले क्या है, 2400 एम्पियर ज़रब 5/400, तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, PSM 4 टाइम मल्टीप्लायर इसे आप कह सकते हैं। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ये आपने खुद देखना है, उसमें ये फार्मूला उसने लिखा हुआ था। पिकअप करंट का फार्मूला पहले यहाँ से उठाएंगे आप, ये जो है, फिर उसे आप PSM के लिए लगा देंगे। और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, रिले इज जनरली प्रोवाइडेड विद कंट्रोल टू एडजस्ट टाइम ऑफ ऑपरेशन। ये वो जो डेफिनेट टाइम ले की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पे एक टाइम मल्टीप्लायर भी, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर भी है। दिस एडजस्टमेंट इज नोन एज टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। द टाइम सेटिंग डायल इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 1 in steps of 0.05 seconds. These figures are multipliers to be used to convert the time derived from, जो ऊपर आपने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, curve into the actual operating time. Thus, if the time setting is 0.1 and the time obtained from the time divided by PSM curve is 3 seconds, then the actual relay operating time क्या हो जाएगा, 3 ज़रब 0.1 0.3 सेकेंड। ये आप कर लोगे ना बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Coming. ये इसमें बेटा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल है, सिर्फ प्लस माइनस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। ये आप देख लेंगे आप, आई होप। ये उसने एक कर्व शो कर दिया है। अब जो काफ़ी रिले में है बेटा, अब इसे एंड हो लेने दो मीटिंग को। काफ़ी नहीं है अभी, काफ़ी रहता है ना आगे रिलेज की टाइप्स वगैरह, वरना वो फिर तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, ये मैं बता दूँ। अव्वल तो ये जहाँ तक हम आ गए हैं, ये चीज़ें आपने ग्रिप कर ली तो यही चीज़ें उसमें अल्टरनेट करके यूज़ होंगी। बाकी कंस्ट्रक्शन है वो हम देख लेंगे, समझ लेंगे कैसे होती है, किस तरह से लगाई जाती है, किस तरह से ऑपरेट होती है, वो उनकी टाइप्स पे डिपेंड करेगा। जो मेन चीज़ है वो उसकी कैलकुलेशन होती है। रिले का सारा फोकस ही ऑपरेटिंग टाइम पे है। तो in order to calculate the actual relay operating time,
The following things must be known. ये वही चीज़ें हैं जो ऊपर वो बताया, मैंने आपको बताया कि इसके मुताबिक आपने करना है। आपको टाइम स्लैश PSM कर्व का पता हो क्या होती है, करंट सेटिंग क्या है, टाइम सेटिंग क्या है, और फॉल्ट करंट कितना है, और करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स क्या है, वो रेशो जिसे वो कह रहे हैं। The procedure for calculating the actual relay operating time is as follows. Convert the fault current into the relay coil current by using the current transformer ratio. अब रिलेज आपकी 3-4 एम्पियर पे चलती हैं और सिस्टम में आपके पास हज़ारों में एम्पियर होता है, तो आप करंट ट्रांसफार्मर रेशियो से आप जो फॉल्ट करंट है उसे कन्वर्ट करेंगे रिले कॉइल में, जो कि ऊपर वो फार्मूला उसने दिया हुआ था आपको। करंट रेटिंग ऑफ सेकेंडरी ऑफ सिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या था वो, मुझे अब याद नहीं आ रहा। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है एक्सप्रेस द रिले करंट एज ए मल्टीपल ऑफ करंट सेटिंग, कैलकुलेट द PSM प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर फ्रॉम द टाइम slash PSM curve of the relay, read off the time of operation for the calculated PSM, determine the actual time of operation by multiplying the above time of relay by time setting multiplier. ये उसने एक न्यूमेरिकल दिया है। Determine the time of operation of a 5 ampere 3 second overcurrent relay having a current setting of 125% and a time setting multiplier of 0.6. Connected to supply circuit through a 405 current transformer when the circuit carries a fault current of 4000 ampere. यूज कर्व शोन इन द फिगर जो ऊपर तो उसने। अब रेटेड करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का कितना है, 5 एम्पियर है। पिकअप करंट कितना हो जाएगा, 5 ज़रब जो उसने आपको 125% दी है, इसे आप 100 से 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास करंट सेटिंग की मल्टी आ जाएगी। तो ये आपके पास पिकअप करंट है 6.25 एम्पियर है। अब फॉल्ट करंट कितना था आपकी रिले में, 4000 था, लेकिन उस 4000 को हमने रिले के करंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रिले तो आपके पास लो लेवल ऑफ करंट पे अप्लाई हो रही है। तो आपका फॉल्ट करंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी डिवाइडेड बाय प्राइमरी करंट ऑफ द सिटी, यानी कि जो सिटी की आपकी रेशियो है उससे आपने उसे डिवाइड कर दिया, तो वो 50 एम्पियर आ गया। PSM क्या होगा, फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय पिकअप करंट। अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि फॉल्ट करंट, यहाँ पे सोच सकते हैं फॉल्ट करंट उसने बेटा 4000 एम्पियर दिया था, हमने 50 एम्पियर क्यों लगाया। बेटा यहाँ पे जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है वो रिले का है, और रिले का पिकअप करंट 6.25 है। वो कैसे आया था, उसका फार्मूला उसने आपको दे दिया था, सेकेंडरी की सिटी की रेटिंग मल्टीप्लाइड बाई जो करंट सेटिंग आपने रिले के लिए 3 सेकंड के लिए दी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए जो फॉल्ट करंट 4000 वाला उसे भी आपने रिले के करंट के मुताबिक कन्वर्ट करना है, जो कि आपका पहला पॉइंट है कैलकुलेट करने के लिए। Corresponding to the plug setting multiplier of 8, the time of operation is 3.5 seconds. Actual ये उसने फिगर जो है ना 21.16, ये 8 जो है वो उसने उस कर्व से निकाला है। ये कर्व आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। 3.5 वहाँ से निकला और 0.6 जो है वो आपके पास आ गया। 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड। अब ये 0.6 कहाँ से है, ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। ओके जी, 21.10 अब आपके पास रिलेज की टाइप्स आ गई हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा मैं इंट्रो करवाऊंगा और नेक्स्ट वीक में हम इसे मज़ीद स्टडी करेंगे। Most of the relays in service on power system today operate on the principle of electromagnetic interaction or electromagnetic induction. Regardless of the principle involved, relays are generally classified according to the function they are called upon to perform in the protection of electric power circuits. For example, a relay which recognizes overcurrent in a circuit, current greater than at which can be tolerated,
and initiates corrective measures would be termed as an overcurrent relay. इसी तरह ओवर वोल्टेज रिले हो जाएगी आपके पास। इसी तरह अगर इम्पीडेंस पे कोई काम कर रहे हैं तो इम्पीडेंस रिले आपके पास आ जाएगी। Following important types will be discussed in chapter induction type overcurrent relays, induction type reverse power relays. रिवर्स पावर रिलेज वो होती है जिसमें आपके पास लोड वाली साइड से पावर सोर्स वाली साइड पे आना शुरू हो जाए। फिर आपके पास डिस्टेंस रिलेज हैं, डिफरेंशियल रिलेज हैं, ट्रांसलेट स्कीम है। ये वाली 5 जो टाइप्स हैं ये आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। कर लोगे? इंशाल्लाह कर देंगे सर। करवा देना सर। यस। हाँ, कुछ ना करना, सारे करवा दें सारा है। सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। अच्छा, नहीं मैं इतने पता की लगे हैं वजीर आजम मैं। नहीं सर कर लेंगे सर। सर जी वजीर आजम भी कहता है घबराना नहीं है बस। बस तुम्हें भी घबराए। चले मैं करवा दूंगा ये आपको, मसला नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, और ये अभी के अटेंडेंस लगा के भेजना मुझे, ये जो 28 है ना 27 बच्चे। जी सर भी थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, अब वो आके अटेंडेंस लगवाएंगे? नहीं सर बस स्क्रीनशॉट लेनी है सर। पहले की ली हुई है वो सर, उसमें 30 स्टूडेंट है ना। अल्लाह चल वो भेज दे। चल ठीक हो गया सर, मैं वो भेज देता हूं। ओके बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर कोई नो सर। अगे थके हो तुसी ते हैं? यस सर। मौसम कैसा सर जी? 3 घंटे की क्लास है और तुम लोग अब 1.5 घंटा पढ़, 1.5 भी पूरा नहीं हुआ सर जी अच्छा, एक और 10 क्लास सर जी डॉक्टर सवाल दे वसीम काबल साहब। छड़िया हो जाता। सर जी वैसे ही फैसला हो गया, एनसीओसी को उन्होंने फैसला भेजा है जो 25 से कह रहे हैं 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक सर बंद कर रहे हैं सर। तो ऑनलाइन क्लासें आप कौन सा पहले भी आ रहे, ऑनलाइन क्लासें तो चलेंगी। मसला ही नहीं है सर, जो ही चल रहा है। हाँ, तो मैं तो पहले भी कोई मसला नहीं है। सर मिड टर्म का क्या शेड्यूल है सर मिड टर्म का क्या शेड्यूल होगा, कैसे होगा? बेटा अभी तक कोई कम्युनिकेट हुआ नहीं है सर वो तो हमने सुना कि हमारे डिपार्टमेंट वाले बुला रहे हैं हमें फिजिकल। मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। या तो हमें सर बुला रहे हैं। चलो होगी तो पता चल जाएगा, वो तो कोई नहीं इतना बड़ी बात। सर जी ठीक अगर हो आपसे पूछे तो फिजिकल का कहना नहीं होना चाहिए सर जी, अपनी राय हाँ, ये ताकि तुम नकलें सही मार सको। अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह सर। हाफिज।